नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। जी हाँ, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, आपको दिखाएंगे प्रेस रिपोर्ट में कुछ और खास खबरें भी, साथ ही आर्थिक विकास की झलक भी आपको दिखेगी और बात करेंगे खेल जगत की, वहां पर क्या हिट रहा और उसके साथ साथ आपकी सेहत कैसे रहेगी फिट, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ करेंगे बात टेक टॉक की और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी, वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी खास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मैं हूं मुकुल शर्मा। और आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। असम दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री आज कालियाबोर में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का करेंगे शिलान्यास। 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी दिखाएंगे हरी झंडी। असम के बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल। सिंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। अब ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का टैरिफ अटैक। 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैक्स का ऐलान। फैसले से नाटो पड़ सकती है दरार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में होगा। सीरीज के विजेता का फैसला। और ठंड और कोहरे के बीच देश भर में मनाई जा रही है मौनी अमावस्या। पवित्र नदियों में स्नान कर श्रद्धालु कर रहे हैं पूजा अर्चना। और आइए नया सवेरा में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान वे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन करेंगे, जिसकी कुल लागत 6,950 करोड़ रुपए से अधिक है। ये परियोजना 86 किलोमीटर लंबी एक पर्यावरण अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, जिसे खास तौर पर यातायात और वन्य जीव संरक्षण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस परियोजना में 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्यजीव गलियारा शामिल है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा। इससे जंगली जानवरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी। इसके अलावा 21 किलोमीटर का नया बाईपास बनाया जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के 30 किलोमीटर हिस्से को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन का किया जाएगा। ये सड़क नगांव, कार्बी आंगलोंग और गोलाघाट जिलों से होकर गुजरेंगी, जिससे ऊपरी असम, खासकर डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया की कनेक्टिविटी बेहतर हो पाएगी। परियोजना के तहत जाखलमदा और बोकाखाट में बाईपास बनने से शहरों में ट्रैफिक कम होगा और लोगों की रोजमर्रा की जो यात्रा है वो आसान हो सकेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुवाहाटी रोहतक और डिब्रूगढ़ लखनऊ अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता असम के नागांव से। असम, ये समझना जरूरी है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो असम के दौरे पर हैं। उस लिहाज से हमने ये देखा है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों को मुख्य केंद्र की धारा में लाने के कई सारे प्रयास किए हैं, अलग से मंत्रालय बनाया गया, कई सारी कोशिशें की गई और अब विकास की इबारत पर लगातार आगे बढ़ रहा है पूर्वोत्तर का ये इलाका। निश्चित तौर पे पराक्रम बात करें आसाम की, तो आसाम को पूर्वोत्तर का गेटवे माना जाता है और प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय जो दौरा है यहाँ पर न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चीजों को मजबूती देगा, बल्कि कल्चर और कनेक्टिविटी के लिए भी यहाँ पर कई सारी परियोजनाएं हैं। कल आपने देखा कि प्रधानमंत्री जो है गुवाहाटी के सरुसुसाई स्टेडियम में जो बागुरुम्बा जो फेस्टिवल है बोडो का, उसमें एकत्रित हुए और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया। वहीं आज दूसरे दिन प्रधानमंत्री जो है काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर जो परियोजना है उसका भूमि पूजन करेंगे। दरअसल ये जो है नागांव जिले के कालियाबोर में है और यहाँ पर तकरीबन
7,000 करोड़ से अधिक के कई प्रोजेक्ट हैं जिसको पीएम कल आज भूमि पूजन के साथ उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि कनेक्टिविटी की बात है तो 2 नई अमृत भारत ट्रेन भी है जिसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है उसको भी हरी झंडी दिखाई जाएगी, यानी कि रेलवे और सड़क नेटवर्क को न सिर्फ मजबूती मिलेगी, और जैसा आपको पता है कि काजीरंगा जो है नेशनल पार्क अपने आप में जो है एक बड़ा है, जहां पर आपको पता है कि पूरे दुनिया में एक सींग वाले जो गैंडे हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और लगभग जो है यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट्स जो होते थे उसमें जो सींग गैंडे हैं उनकी मौत हो रही थी। तो काजीरंगा जो ये एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना है उसमें जो है काजीरंगा विश्व धरोहर तक एक पहुंच सुधरेगी और जो गैंडे हैं और उनके साथ जो जानवर हैं उनकी सुरक्षा होगी, साथ साथ इको टूरिज्म को भी यहां पर बढ़ावा मिलेगा। पराक्रम, काजीरंगा जो है यूनेस्को है उसके विश्व धरोहर में शामिल है। तो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर गुवाहाटी का जो है इसके अगर परियोजना की बात करें तो ये जो है सड़क कनेक्टिविटी को बहुत मजबूत करेगी। गुवाहाटी से जो आसाम का नुमिलगढ़ है वहां तक सड़क नेटवर्क को मजबूत करेगी, और साथ साथ जो ट्रेन की जो परियोजना है हावड़ा से गुवाहाटी जैसे रूट्स पर बेहतर और आधुनिक रेल सेवा की कनेक्टिविटी भी आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। यानी कि आसाम जो है जो पूर्वोत्तर का गेटवे है, यहाँ पर कई सारी परियोजनाओं का रोडमैप एक साथ प्रधानमंत्री करेंगे। जी अमरेंद्र, अब से पहले अगर देखा जाए, एक दशक से पहले की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों को ऐसा मान लिया जाता था कि जैसे वो भारत से ही अलग हैं, लेकिन अब ना सिर्फ कनेक्टिविटी पर फोकस हमने देखा है एक दशक में, बल्कि पूर्वोत्तर को जिस तरीके से देश के दूसरे राज्यों से जोड़ा जा रहा है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हम बात करें या जैसे आपने बताया कि अलग अलग हाईवेज की अगर बात की जाए, तो ये कनेक्टिविटी सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि एक जुड़ाव है कि कैसे पूर्वोत्तर जो है देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मुकुल, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद जो पूर्वोत्तर और दिल्ली की दूरी है वो बहुत कम हुई है, और प्रधानमंत्री हमेशा से कहते आए हैं कि पूर्वोत्तर उनके दिल में बसता है और पूर्वोत्तर को ही केंद्र में रखकर विकास का रोडमैप तैयार किया जा रहा है, और लगातार मोदी सरकार इस पर काम कर रही है। और आसाम में कई ऐसी बड़ी परियोजनाएं पिछले सालों में आपने देखी जहां पे न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कल्चर हेरिटेज की बात करें, कनेक्टिविटी पर भी बड़ा काम हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का जो फोकस है, जो रोडमैप है विकास का, वो पूर्वोत्तर आधारित, और ऐसे में इस तरह की परियोजना कहीं ना कहीं बड़ी इमारत लिखने की ओर जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि लगातार जो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना है इसको लेके प्लानिंग चल रही थी, और इस बार जो है नागांव जिले के कालियाबोर में 7,000 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजनाएं हैं उसमें रेल कनेक्टिविटी है, सड़क कनेक्टिविटी है, इसके अलावा कई विद्युत प्रोजेक्ट हैं, उनको पीएम जो है न सिर्फ आधारशिला रख के और भूमि पूजन करेंगे, तो बड़ा एक संदेश साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का जो फोकस है हमेशा से पूर्वोत्तर के विकास पर रहा है, और पूर्वोत्तर के विकास के रोडमैप को लेकर ही लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये अहम दौरा है। और देखिए, कल जब आपने अगर स्टेडियम में प्रधानमंत्री को सुना तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि पूर्वोत्तर उनके दिल में बसता है, और जो स्टेडियम से जो सरुसाई जो स्टेडियम है गुवाहाटी का, वहां पे जब बागुरुम्बा जो नृत्य फेस्टिवल था उसमें प्रधानमंत्री ने जो 10,000 बच्चों का परफॉर्मेंस लाइव देखा और एक मैसेज दिया कि पूर्वोत्तर के जो कल्चर की बात करें, पूर्वोत्तर के हेरिटेज की बात करें, पूर्वोत्तर के कनेक्टिविटी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो उनके विजन में सबसे पहले है। और इसके साथ साथ अमरेंद्र, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वो असम को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, न सिर्फ असम की विरासत को भारत तक बल्कि वैश्विक रूप से उसको वो आगे बढ़ाने की बात भी प्रधानमंत्री करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमने देखा कि असम की जो खूबसूरत संस्कृति है, मुकुल, बागुरुम्बा नृत्य के माध्यम से 10,000 कलाकारों ने एक साथ जब उसका प्रदर्शन किया तो वाकई बहुत खूबसूरत था। बिल्कुल, और इसके जरिए हम कह भी सकते हैं विकास भी विरासत भी एक साथ कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के बाद पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। बिल्कुल मुकुल, और प्रधानमंत्री हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार देंगे। बंगाल को सैकड़ों करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे।
प्रधानमंत्री हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालागढ़ में विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम का शिलान्यास करेंगे। शहरी भीड़भाड़ वाले मार्गों से हटकर माल ढुलाई दक्षता में सुधार की दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री कोलकाता में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटेमरान का भी शुभारंभ करेंगे। इससे हुगली नदी पर शहरी नदी परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री कई बड़ी रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इनमें जयरामबती, बरो गोपीनाथपुर, मैनापुर नई रेल लाइन शामिल है। प्रधानमंत्री मैनापुर और जयरामबती के बीच बरो गोपीनाथपुर में ठहराव वाली एक नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता हावड़ा आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता सियालदेह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता संतरागाछी तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। हम लोग सब उत्साहित थे, इसीलिए उत्साहित थे जे प्रधानमंत्री आके सिंगूर में कुछ न कुछ इंडस्ट्री आएंगे, यहाँ पे सब कुछ होंगे, सिंगूर का भविष्य या बांग्लार भविष्य उन्नति होगा। हम लोगों को बहुत ही उम्मीद है क्योंकि उन्हें महिला को भी बहुत काम दिया है, महिला के बारे में भी बहुत कुछ किया है, इसलिए हम सबको उनके ऊपर भरोसा है। बंगाल में सिंगूर के साथ कई प्रसंग जुड़े रहे हैं। कभी यहाँ टाटा नैनोकार का प्लांट प्रस्तावित था जो ममता बनर्जी के विरोध की वजह से नहीं लग सका था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ हालात लगातार बदतर होते चले गए। अब प्रधानमंत्री के दौरे से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। यहाँ पर भारी कोई इंडस्ट्री होगा तो पूरे वेस्ट बंगाल में छोटे बड़े अनुसारी शिल्प बहुत होगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें हर एडुकेटेड युवक की नौकरी होगी। हम लोगों का यही उम्मीद है, दीदी का जो आपका जो अपशासन चल रहा है ना, इनसे हमको मुक्ति चाहिए। पूरा वेस्ट बंगाल का युवा समाज का जो एक्सपेक्टेशन था उनका, लेकिन उन्होंने पूरा जो युवा समाज का जो एक्सपेक्टेशन था पूरा तरह से बर्बाद कर दिया। 20 साल बाद भी सिंगूर के हालात जस के तस हैं। यहाँ ना तो कोई इंडस्ट्री लग पाई और ना ही किसान यहाँ पर ठीक से खेती कर पाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर विकास के नए युग की शुरुआत होगी, जिससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि इलाके से होने वाला पलायन भी रुक सकेगा। कैमरामैन सुनील राणा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, सिंगूर, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल को विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी। अजीत, पश्चिम बंगाल को 830 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। कितना महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का यह दौरा पश्चिम बंगाल के लिए? बिल्कुल, देखिए पराक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है और 830 करोड़ की परियोजनाएं हैं। और देखिए इन परियोजनाओं में रेल, सड़क और जल मार्ग तीनों शामिल है, यानी कि एक बड़ी परियोजना है। और इसमें कोशिश यही है कि जो पश्चिम बंगाल में तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो। और देखिए सिंगूर से प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ पर सिंगूर प्रधानमंत्री बड़ी जनसभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी यहाँ से कि जहाँ से करीब 20 साल पहले, 2 दशक पहले पश्चिम बंगाल का विकास रुका था, जहाँ से पश्चिम बंगाल की इमेज जो है वो एक नॉन इंडस्ट्री फ्रेंडली जो है स्टेट की बनी थी, उस इमेज को बदलने की कोशिश जो है आज से शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री इस कोशिश को यहाँ से करेंगे और जिस तरीके से ये परियोजनाएं यहाँ पर लागू की जाएंगी, निश्चित तौर पे जो इलाका है, बिल्कुल देखिए ये इलाका जो है कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। सामी दस्ती देखिए बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। तो इस इलाके में जब ये तमाम परियोजनाएं विकसित होंगी तो इलाके के लोगों का विकास होगा। देखिए पराक्रम कल जब यहाँ पर सिंगूर में गए थे, यहाँ पर आसपास हमने जब लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बात करी, तो लोगों का दर्द देखिए साफ तौर पर निकल कर सामने आ रहा था कि 2 दशक करीब बीत गए, लेकिन इन 2 दशकों में ममता बनर्जी जो कि सिंगूर में जो टाटा के खिलाफ जो आंदोलन था वहां पे नैनो प्लांट के खिलाफ, उसके बल पे उन्होंने सत्ता का शिखर पा लिया। लेकिन यहाँ की जनता जो है वो आज भी विकास की राह देख रही है, विकास की बाट जो रही है। ये दर्द वहां पर लोगों का हमने महसूस किया और कहीं ना कहीं लोगों में यहाँ पर अगर इंडस्ट्री होती तो आज यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आज यहाँ नौकरी कर पाते, यहाँ पर अपना व्यवसाय कर पाते और उन्हें या उन जो नए नवयुवक हैं उनको यहाँ से पलायन
नहीं करना पड़ता। जब हम आसपास से गाँव में गए, वहाँ हमने लोगों से बात करी, वहाँ जायजा लेने की कोशिश की, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनका व्यवसाय उस समय शुरू हुआ था, लेकिन वो व्यवसाय जो था वो बहुत कम चल पाया, क्योंकि प्लांट जो था उसको करीब आधा बना था और उसको यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा था, यहाँ से बाहर गुजरात जाना पड़ा था। तो ये तकलीफ यहाँ के लोगों को है। और उसके बाद से जो सिंगूर था वो पूरी तरीके से विकास की दौड़ में पीछे छूटता गया। यहाँ का जो आसपास का इलाका है, जो हुगली का इलाका है, वो पीछे छूटता गया। अब जब प्रधानमंत्री आज यहाँ पर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पर एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, तो लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ आ रहे हैं तो एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है विकास के रूप में। देखिए, अगर हम वो सिंगूर को इसलिए चुना गया है क्योंकि सिंगूर एक देखिए आइकॉन के रूप में था कि यहाँ पर एक इंडस्ट्री थी जो कि बंद हो गई, लेकिन अब यहाँ पे अजीत, अगर देखा जाए ना सिर्फ औद्योगिक विकास पश्चिम बंगाल में थमता हुआ नजर आया, संकल्प रैली का भी नाम दिया है जी, लेकिन इसके साथ साथ जब हम सामाजिक तौर पर भी देखते हैं, सामाजिक विकास की भी बात की जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की बात की जाए, महिला सुरक्षा की बात की जाए, ये भी ऐसे कई अहम मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री अक्सर अपने संबोधन में इन बातों का जिक्र करते हैं, क्योंकि विकास जो है वो हर स्तर पर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो तमाम ये जो मुद्दे हैं इन पर भी एक जो उनका कटाक्ष है, जो निशाना साधते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए, जब प्रधानमंत्री आज यहाँ पर जनसभा करेंगे तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल की जो समस्याएं हैं, जो कि दशकों से यहाँ पर बनी हुई, देखिए 35 साल तक यहाँ पर वामपंथी जो पार्टियां थी उनका शासन यहाँ पर रहा। उसके बाद 2011 से ममता बनर्जी की सरकार यहाँ पर बनी, तो लंबे समय से यहाँ पर जो है एक जो विशेष पार्टी की सरकार रही है। और उसके बाद भी जो है किस तरीके से यहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे वो यहाँ पर लगातार आते गए, बसते गए यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर आधार कार्ड से लेकर वोटर ID कार्ड से लेकर सब कुछ बना लिया यहाँ पर, और यहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है। देखिए, हम बहुत ज्यादा आसपास के इलाकों में जब हम गए, थोड़ा सा रिमोट एरिया में जाने की कोशिश की हमने वहां पर, तो साफ तौर पर लोग खुद इस चीजों से परेशान है, क्योंकि अब ये समस्या लगातार विकराल रूप लेती जा रही है, क्योंकि जो संसाधन है उसमें लगातार जो बाहर से घुसपैठिए हैं वो कब्जा करते जा रहे हैं, क्राइम जो है उसमें वो लगातार इन्वॉल्व होते हैं, शामिल रहते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। डेमोग्राफिक चेंज भी एक बड़ी समस्या यहाँ पर है आसपास के इलाकों में। और प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर जब आज सिंगूर की धरती से हुंकार भरेंगे तो जरूर वो इस समस्या को भी सामने लाएंगे, इस समस्या के लिए भी वो लोगों से आह्वान करेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है, तमाम चीजें हैं, उसका जो विकास जो रुका है, देखिए सिंगूर मामले के बाद से पश्चिम बंगाल की एक जो इमेज बनी है वो नॉन इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट की बन गई है। उस इमेज को बदलने की कोशिश जो है प्रधानमंत्री आज यहाँ से करेंगे। लोगों का भी कहना है कि सिंगूर के बाद से जब टाटा यहाँ से गया, टाटा को यहाँ से जाना पड़ा, ममता बनर्जी ने लंबा आंदोलन किया और उसके बाद टाटा जो है अपना प्लांट लेके वो गुजरात चले गए। तो उसके बाद से सिंगूर की इमेज ऐसी बन गई कि यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। यहाँ का माहौल, यहाँ का जो उनसे कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल विकास की दौड़ में काफी पीछे नजर आया है। केंद्र सरकार लगातार मदद मुहैया करा रही है जिससे विकास की जो रफ्तार है उसको गति मिल सके, लेकिन राज्य सरकार का अड़ियल रवैया कहीं ना कहीं राज्य को पीछे ही धकेल रहा है। फिलहाल देखना होगा और कितना कुछ खास बातें प्रधानमंत्री के संबोधन में निकल कर आती हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ नया सवेरा में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, तुरंत लौट। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इंस्पायरिंग इनोवेटर्स की। और आज के हमारे इनोवेटर हैं अक्षय श्रीवास्तव। साल दर साल खेतों की उपज कम होती जा रही है। इतनी मेहनत करते हैं, इतना खाद डालते हैं, फिर भी फसल की उपज ढंग की नहीं होती। पता नहीं क्या वजह है, लगता है शायद ज्यादा खाद डालनी पड़ेगी। सिमटी पड़ी थी जिंदगी जब, उपज के मैदानों में समृद्धि बनकर आए हैं वो, खेतों में खलियानों में। इंस्पायरिंग इनोवेटर्स, और आज के हमारे इंस्पायरिंग इनोवेटर्स हैं एलसीबी के फाउंडर्स। ये कहानी हमारी अपनी है। खेतों में अथक परिश्रम करने के बाद भी कई बार ऐसा समय आता है कि हम किसानों को मायूस होना पड़ता है। जैसे जितना हम खाद डालते हैं, जितना हम लागत लगाते हैं, उतना पैदावार भी हमें नहीं मिल पाता है। खेत में लगातार रासायनिक खाद डालने की वजह से मौजूदा जीवाणुओं की मात्रा घटती जा रही है, जिसकी वजह से हमें बार बार रासायनिक खाद डालना पड़ता है और करीब करीब 5 से 10% ही खाद पौधा इस्तेमाल कर पाता है। बाकी सारे खाद खेत में वेस्ट होते हैं और मिट्टी को जहरीला बनाते जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार सिंचाई करनी पड़ती है और किसान की जो लागत है वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। मगर अगर पैदावार की बात करते हैं तो पैदावार उतनी की उतनी है, जिसकी वजह से जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है एग्रीकल्चर में वो काफी हद तक कम हो चुकी है और किसान लॉस में खेती कर रहा है। हम सभी कहीं ना कहीं पावर फैली से बिलोंग करते हैं, हमें पेन पॉइंट पता है। तो हम लोग जब कॉलेज में गए, हमें लगा कि हम कुछ अल्टरनेटिव कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए या फार्मर्स के लिए, तो हमने अपना प्रोडक्ट डेवलप किया। एलसीबी फर्टिलाइजर्स में हम जैसे भी खेत में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी, उसके अकॉर्डिंग जो न्यूट्रिएंट चाहिए, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, जिंक हो, सल्फर हो या उनको बनाने वाले जीवाणु की मात्रा हो, इनको मिलाकर के हम लोग ऐसा खाद डेवलप करते हैं जिसको खेत में डालने के बाद मिट्टी में जैविक तत्वों की वृद्धि होती है। जो भी न्यूट्रिशन पौधे को चाहिए वो पूरा का पूरा खेत में बन करके पौधे को मिलता है, जिसकी वजह से जो किसानों की लागत है वो तो कम होती ही होती है और पैदावार भी पहले ही फसल में बढ़ जाती है और सिंचाई की भी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे घटती जाती है। जो हम लोग खाद बनाते हैं, बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं, उसको फर्मेंटेड टैंक में डाला जाता है। विद इन 7 to 8 डेज में आपका ये प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। उसके बाद हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं और उसके बाद उसको शैक में फिल करके हम अपने स्टोरेज यूनिट में प्लेस करते हैं। ग्राम पंचायत भरतपुर में एलसीबी फर्टिलाइजर के सहयोग से किसानों को इससे बहुत लाभ मिला है और हमें बायो फर्टिलाइजर भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो रहा है। डीएपी यूरिया से हम खेती करते थे तो उससे हमारी मिट्टी खराब हो चुकी थी। अब हमारे जो भरतपुर पंचायत में एलसीबी फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर बनता है, तो इससे हमें कीटनाशक भी ज़्यादा लगानी नहीं पड़ती हैं। अब इस खाद को डालने से हमारी खेती की मिट्टी अच्छी होती जा रही है, जिसमें पानी कम सोखती है। ये पहले हमारे यहाँ की मिट्टी खराब हो चुकी थी और एलसीबी फर्टिलाइजर डालने से हमारी खेती में बहुत सुधार आया है और मिट्टी की भी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो चुकी है, जिससे हमारी फसल की पैदावार अच्छी हो रही है। जैसे पहले 10 कुंटल होती थी और अब 12 कुंटल हो रही है। अपकमिंग ईयर्स में एलसीबी क्रॉप स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स के सेगमेंट में जा रहे हैं। हम कस्टमाइज करके फर्टिलाइजर किसान को प्रोवाइड कर पाएंगे ताकि उनकी इफिशिएंसी बढ़े। एलसीबी फर्टिलाइजर ने किसानों को एम्पावर किया और एलसीबी फर्टिलाइजर के फाउंडर्स को बनाया इंस्पायरिंग इनोवेटर्स। भारत की बड़ी पहचान। तो ये तो बात हुई इंस्पायरिंग इनोवेटर्स की, किस तरीके से आज ये पराक्रम दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। और प्रेरणा के बाद आइए बात कर लेते हैं प्रगति की भी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका
उद्देश्य था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। और इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की पहल कैसे कमाल कर रही है, इस पर हम लगातार अपनी जो सीरीज है वो चला रहे हैं, जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति समीक्षा के तहत महाराष्ट्र की कोयाली अहमदनगर सोलापुर पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना ने बड़ी चुनौतियों के बावजूद सफलता प्राप्त की है। स्थानीय मुद्दों को हल करने और परियोजना को समय पर पूरा करने से ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिला, जिससे क्षेत्रीय ईंधन आपूर्ति भी मजबूत हुई है। और किस तरीके से और लाभ मिला है, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के कोयली अहमदनगर सोलापुर पेट्रोलियम पाइपलाइन की कल्पना कोयली रिफाइनरी से प्रमुख उपभोग केंद्रों तक मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल और एविएशन टरबाइन ईंधन जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के सुरक्षित, तेज और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार परिवहन को सक्षम करके क्षेत्रीय ईंधन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए की गई थी। उद्देश्य बड़ा था, जिसके लिए परियोजना को गति की जरूरत थी, जो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति समीक्षा से मिली। परियोजना को मंजूरी 2001 में मिली और 2002 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर स्थानीय विरोध, खासकर नंदुरबार और धुले जिलों में आदिवासी भूमि से संबंधित कानूनी मुद्दों ने निर्माण में अवरोध पैदा किया। ये मुद्दे 2021 के अंत तक परियोजना की गति धीमी कर रहे थे, जिसके कारण पाइपलाइन के चालू होने में देरी का खतरा पैदा हो चुका था। इस परियोजना के प्रगति समीक्षा के अंतर्गत आने से रातों रात मामले सुलझने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद समाधान का रास्ता खुला। प्रगति की बैठक ने इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ दिया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से मामलों को संबोधित करने और स्थानीय चिंताओं का संवेदनशील तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके परिणाम स्वरूप ये परियोजना न केवल महाराष्ट्र में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद कर रही है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा दे रही है। ये पाइपलाइन 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के थ्रूपुट के लिए डिजाइन की गई है, जिससे राज्य भर में रेल और सड़क परिवहन पर निर्भरता कम हुई है। We received this directive from Honorable Chief Secretary Maharashtra that Honorable PM Office is reviewing the progress of Koyali Ahmednagar Solapur pipeline, which is supposed to be one of the most important and strategic pipeline projects regarding the economy and petroleum stability in India. And we are really happy that we were able to achieve this in a very small amount of time. पाइपलाइन से जुड़ी भंडारण और प्रेषण क्षमता में वृद्धि के अलावा ये पुणे, औरंगाबाद, नासिक और शिरडी हवाई अड्डों पर विमानन ईंधन की आपूर्ति को भी सक्षम करती है, जिससे नागरिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलती है। प्रगति प्लेटफॉर्म ने इस परियोजना को न केवल समयबद्ध रूप से पूरा किया, बल्कि ये ऊर्जा, रसद और पर्यावरण के क्षेत्र में देश के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार भी प्रदान कर रहा है। इस सफलता ने यह साबित किया है कि यदि शासन और प्रशासनिक ढांचे में सही समन्वय और दृढ़ नेतृत्व हो, तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी आसानी से हल की जा सकती हैं। तो जाना आपने प्रगति पहल के जरिए किस तरीके से विकास को गति मिल रही है, और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माघ महीने की अमावस्या की।
आज माघ महीने की अमावस्या है, इसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है और आज के दिन दान पुण्य और नदी स्नान करने की परंपरा है। आज मौन रहकर पूजा पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु ऋषि ने माघी अमावस्या पर मौन रहकर तप किया था और इसी कारण इस अमावस्या पर मौन व्रत करने का विशेष महत्व है। फिलहाल आप ये 4 तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, हरिद्वार किस तरीके से आज जो श्रद्धालु हैं पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं, साथ ही साथ पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। वहीं प्रयागराज की अगर हम बात करें पहले तो यहाँ माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और उसी वजह से प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और गोताखोरों की जो टीम है उनकी तैनाती यहाँ की गई है। माघ मेला अधिकारी ऋषिराज ने बताया कि मौनी अमावस्या स्नान के लिए 3.5 किलोमीटर तक घाटों का निर्माण किया गया है। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए लगभग हम लोगों ने 3.5 किलोमीटर से ऊपर के घाट बनाए हैं। सभी 7 सेक्टर में श्रद्धालुओं से यही अपील है कि वो निकटतम घाट तक पहुंचे और वहां पे स्नान कर पुण्य डुबकी का लाभ लें। इसके साथ हमारे पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम, पीए सिस्टम, ICCC से मॉनिटरिंग और हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान लागू हैं। हमारी जल पुलिस, हमारे पुलिस मित्र और हमारे RAF ये सभी मौके पे तैनात है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। लगभग 3 से 4 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है और जैसे जैसे लोग आते रहेंगे वो हम लोग फिगर अपडेट करते रहेंगे। वहीं प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि मौनी अमावस्या का स्नान शुरू हो चुका है और श्रद्धालु 12 बजे से स्नान करना शुरू कर चुके हैं। मतलब रात 12 बजे से ही लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, जिससे लोगों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। आज अभी मौनी अमावस्या का स्नान शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु 12 बजे से ही स्नान करना शुरू कर दिए। हमारे यहाँ इस बार लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा घाट डेवलप किया गया और हर घाट पे लोगों ने स्नान करना शुरू कर दिया। कल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेला क्षेत्र में आ गए थे और लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने कल भी स्नान किया और 12 बजे से स्नान शुरू हो गया है। आधा घंटा 45 मिनट अभी लगभग हुआ है और बड़ी संख्या में लोग स्नान कर चुके हैं। ठंड और कोहरे के बावजूद भी पराक्रम अगर देखा जाए, श्रद्धालुओं ने यहाँ पर हर हर गंगे के उद्घोष के साथ संगम में डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखा जा रहा है। बिल्कुल मुकुल, और यही भारत की संस्कृति भी है, क्योंकि आस्था पर जो है लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास है और यही महत्वपूर्ण भी है। स्नान कर लिया और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, जो कि जो महा महीने का जो मेला चल रहा है जनवरी से लेके और 15 फरवरी तक का, बहुत अच्छा है। यहाँ व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा लगा। मैं बच्चों सहित परिवार सहित आया हुआ हूँ, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। अमावस का पर्व लेना था तो इसलिए हम विद फैमिली आए हैं। बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था बहुत अच्छी है और बाकी में इतने अच्छे भव्य माता रानी के दर्शन हुए गंगा जल के, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा नहाए और बहुत अच्छा लगा नहा के। हर हर गंगे बहुत ध्यान दिया जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी को, ना नहाने में न के। बहुत अच्छा लगा, सच में इतना अच्छा लगा, सुकून मिला बहुत इधर आके। उधर घाट पे जाके इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ आकर स्नान किए, बहुत आनंद आए। तो श्रद्धालु जो हैं वो अपना आनंद यहाँ बता रहे हैं, किस तरीके से उन्हें मिला, अपना अनुभव उन्होंने बताया। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विकास, जानना चाहेंगे आपसे भी माघ मेले की मौनी अमावस्या की अगर बात की जाए, हमने देखा किस तरीके से लगातार बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से और वहाँ पर जो व्यवस्था है वो की गई है, क्योंकि लगातार बड़ी संख्या में आज जो श्रद्धालु हैं वहाँ पहुँचेंगे, क्या किस तरह का कोई संख्या अभी तक प्रशासन ने दी है कि कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, किस तरह के इंतजाम है? देखिए, प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर प्रशासन का अनुमान था कि 2 से 3 करोड़ लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आएंगे। कल से ही स्नान चालू हो गया था। कल अगर देर शाम की बात करें तो प्रशासन की तरफ से कहा गया था
कि 1.5 करोड़ लोगों ने कल स्नान किया है और आज सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही यह सिलसिला जारी है। और ये कहें कि कोई ठंड ना कोई कोहरा, यहाँ पर आस्था भारी है इन सब चीजों पर, ये बिल्कुल यहाँ देखने को मिल रहा है। और जैसे इंतजाम किए गए हैं, 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए गए हुए हैं, यहाँ आर्म फोर्सेज लगाई गई है, ATS लगाई गई है और शादी वर्दी में खुफिया विभाग की पुलिस भी तैनात की गई है। यहाँ पर हर सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ जो 3.5 किलोमीटर के घाट बनाए गए, माना जाता है समस्त देवी देवता तीर्थराज प्रयाग में आ जाते हैं और यहाँ पर वो मौन रूप से स्नान करते हैं जी। मौन रूप से यहाँ स्नान करने की एक परंपरा है। मौनी अमावस्या के दिन लगातार हम देख रहे हैं लोग परिवार के साथ आ रहे हैं, अपनी सनातन परंपरा को परिचित करा रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी से अपने परिवार के बच्चों को यहाँ दिखा रहे हैं स्नान का क्या महत्व होता है। हम देख सकते हैं बिल्कुल विकास, और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि आस्था के आगे जो मौसम की जो मार है वो कहीं ना कहीं मतलब कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोगों का जो उत्साह है वो अपने आप में अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है मुकुल, और वही हमने देखा तस्वीरों के जरिए भी। बिल्कुल पराक्रम, और खासतौर से क्योंकि हमने देखा कि वहां पर सर्दी पर जो आस्था है वो किस तरीके से भारी पड़ती नजर आ रही है। लेकिन उत्तर भारत की अगर बात करें तो यहाँ पे सर्दी और कोहरा कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और बिहार में घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की है। दिल्ली NCR में आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है और मुकुल जिस तरीके से हम आज ऑफिस पहुंचे हम ये समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना हमें भी करना पड़ा। दरअसल जो दृश्यता थी वो शून्य थी और कई इलाकों में घना कोहरा छाने से दृश्यता लगभग शून्य तक पहुंच गई। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि राजधानी में शनिवार को न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर कम होने के आसार फिलहाल नहीं है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन तक सुबह और रात के समय घना कोहरा बना रहेगा, यानी इस तरह के जो हालात हैं वो लगातार बने रहेंगे। और अगले 2 से 3 दिन कम से कम अगर देखा जाए तो मौसम की जो मार है वो कहीं ना कहीं लोगों को झेलनी पड़ेगी और उसकी वजह से किस तरीके का जो प्रभाव है वो भी देखने को मिला है। बिल्कुल, और वो जो प्रभाव है हम देख रहे हैं कि यातायात पर भी इसका असर हुआ है। दिल्ली NCR में घने कोहरे का असर जनजीवन पर साफ दिख रहा है। कोहरे के कारण जो दृश्यता है वो काफी कम हो गई है जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ है। खराब मौसम की वजह से कई ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चल रही हैं और इस वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए, वहाँ की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कोहरे की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है और लगातार उत्तर भारत के कई ऐसे इलाके जहाँ पर कोहरे की जो स्थिति है वो देखी जा सकती है। फिलहाल ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन जहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कोहरा है वो नज़र आया और उसी वजह से जो ट्रेन की आवाजाही है वो भी प्रभावित हुई। और ये सड़क और रेल यातायात के साथ साथ मुकुल हम देख रहे हैं कि जो हवाई यातायात है वो भी इस वजह से प्रभावित हो रहा है। बहरहाल ये मौसम की स्थिति है और ये हर साल इस स्थिति का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। रुक करते हैं अगली खबर का। भारत मंडपम में 10 जनवरी से चल रहे विश्व पुस्तक मेले का आज आखिरी दिन है, लिहाजा आज मेले में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। बिल्कुल, दरअसल शनिवार को भी यहाँ पाठकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली थी। साहित्य, इतिहास, राजनीति और बच्चों की किताब पर विशेष रियायत भी यहाँ मिल रही है। इस बार के पुस्तक मेले की थीम भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा 75 रखी गई है और उसी वजह से हमने देखा था किस तरीके से बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में जो पाठक हैं वो इस बार विश्व पुस्तक मेले का उन्होंने रुख किया। और आज क्योंकि रविवार है तो माना जा रहा है कि आज और ज़्यादा संख्या में जो पाठक हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इसलिए यदि आप दिल्ली में रहते हैं और अब तक आप विश्व पुस्तक मेले में नहीं गए तो ये सही समय है। आज का चूंकि अंतिम दिन है, आप जरूर जाएं, अपने बच्चों को भी साथ लेकर के जाएं। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित एक प्रदर्शनी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 आज से नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो रही है। प्रदर्शनी का उद्घाटन सूक्ष्म, लघु और मध्यम
मुख्य मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे। इसका उद्देश्य देश की समृद्ध पारंपरिक शिल्प कला विरासत का जश्न मनाना है और उसे प्रदर्शित करना है। यह कारीगरों को अपने हस्तनिर्मित उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, हितधारकों और आम जनता के सामने प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक प्रमुख मंच प्रदान करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 117 से अधिक कारीगर इस आयोजन में भाग लेंगे। विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधियों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। इस प्रदर्शनी को 31 जनवरी तक प्रतिदिन सुबह 10:30 से रात 10 बजे तक देखा जा सकता है। और आपको बता दें, राजस्थान के गंगापुर सिटी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ललिता मीना को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित एट होम समारोह में शामिल होने का विशेष आमंत्रण मिला है। यह सम्मान उनके द्वारा गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल करने और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए दिया गया है। और इस सम्मानजनक आमंत्रण से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गांव में खुशी का माहौल है। ये पहली बार है जब सवाई माधोपुर जिले की किसी आदिवासी महिला को इस सम्मानित मंच पर भागीदारी का अवसर मिल रहा है। ललिता मीना ने इस सम्मान को परिवार और जिले के लिए गर्व का पल बताया और राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। ये मुझे मेरी आंगनवाड़ी वर्क के लिए मिला है। जैसे मैंने आंगनवाड़ी पे कुछ महिलाओं को पोशाक भी देती हूँ, धात्रियों को भी देती हूँ। 6 से 3 वर्ष के बच्चों को दिया है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया है। गर्भवती महिलाओं को हमने PMBY के द्वारा लाभ भी दिलाया है। तो उससे प्रसन्न होके मेरे अधिकारियों ने मुझे आज इस पद पे पहुंचाया है और स्वयं राष्ट्रपति जी ने मुझे निमंत्रण भेजा है। तो मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इसको प्राप्त करके मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। और इसके साथ ही नया सवेरा में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और मुकुल, अब मुझे लगता है दर्शकों को समाचार पत्रों से उसकी खास खबरों से हमें रूबरू करा देना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि समाचार पत्रों में आज की कौन सी प्रमुख और दिलचस्प खबरें समाहित हैं। बिल्कुल पराक्रम, सबसे पहले अगर बात की जाए जो खबर है ये जुड़ी हुई है गिग वर्कर्स के साथ। आपको बता दें गिग वर्कर्स को बिना गारंटी 10,000 रुपये का जो लोन है वो अब आने वाले समय में हमें मिलता हुआ नजर आएगा। दरअसल PM स्वनिधि की तर्ज पर ही माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से एक नई स्कीम जो है वो लॉन्च होती हुई नजर आएगी, जिसके तहत उनको लोन मिलेगा और 5 लाख से ज़्यादा जो गिग वर्कर्स हैं, घरेलू कामगार हैं और अन्य ज़रूरतमंद जो हैं, इसका लाभ उनको मिल पाएगा। तो जाहिर तौर पर उनके लिए हम कह सकते हैं सुकून भरी खबर, सकारात्मक भरी खबर। और दूसरी और महत्वपूर्ण खबर जो है मुकुल, वो पर्यटन के लिहाज से है। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पहलगाम हमला ये एक बहुत ही दुखद घटना थी, वो बहुत ही कायरानापूर्ण हमला था और हमने देखा कि उसके बाद एक तरीके से ऐसे संवेदनशील इलाकों में जो पर्यटक थे वो पहुंचने में वो डर रहे थे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पहलगाम हमले के बाद अब स्थिति सुधरी है और पर्यटक भी बढ़े हैं। पहलगाम में भी पर्यटकों का जो है वो तांता लगा है और भारी संख्या में लोग कश्मीर की खूबसूरती को निहारने के लिए जा रहे हैं। तो एक तरीके से सुरक्षित माहौल में लोग पर्यटन का आनंद ले रहे हैं, फिर चाहे वो कश्मीर हो या फिर भारत का कोई और राज्य।
बिल्कुल पराक्रम, और साथ ही जो अगली खबर है वो भी अपने आप में काफ़ी सकारात्मक। दरअसल गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम से जुड़े जो तमाम मामले हैं उसमें रुपए लौटाने का जो एक नियम है वो यहाँ जारी किया है। खाका उसका तैयार देखिए अब हो चुका है। साइबर फ्रॉड केस में अगर आपका खाता फ्रीज होता है तो आपको जो रिफंड है वो मिल सकेगा, और साथ ही साथ 2.1% की जो रकम है वो लौटाई जा सकेगी। अब इसके लिए आपको बता दें गृह मंत्रालय ने जो हम कह सकते हैं दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइन जो है वो पूरी तरीके से तैयार कर ली है, और लगातार सरकार के प्रयास भी हम देख पा रहे हैं जिसके चलते जो साइबर अपराध है उसमें किस तरीके से कमी आ रही है, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इसकी लगातार कवायद जो है वो नजर आती है। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि 3 वर्षों में ईयू को दुगना हो जाएगा निर्यात। मुकुल, ये अर्थव्यवस्था के लिहाज से हम कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि जो भारत यूरोपीय संघ FTA वार्ता के समापन की घोषणा 27 जनवरी को संभव है, और इसकी यदि हम बात करें तो वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन समेत कई क्षेत्रों में निर्यात लगातार बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस लिहाज से प्रतिकूल स्थिति में भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है, और निर्यातकों का कहना है कि भारत 27 देशों के जो संगठन है, जो EU है, उसमें जो मुक्त व्यापार समझौता जो हुआ है उससे वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, इंजीनियरिंग, सामान, रत्न और आभूषण, इन तमाम क्षेत्रों में जो निर्यात है वो बढ़ेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। तो ये तमाम सारी खबरें आज के अखबारों में प्रमुखता से छपी हैं कि जो कि मुझे लगता है कि दर्शकों के लिहाज से जानना भी जरूरी था। बिल्कुल, काफ़ी सकारात्मक। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर वर्ल्ड वॉच में। आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड कब्जाने की अपनी जिद को ट्रेड वॉर में बदल दिया। उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध कर रहे 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ट्रंप की ये धमकी नेटो सहयोगियों के बीच दशकों पुराने संबंधों में अविश्वास की खाई को चौड़ा कर सकती है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका आने वाले सामान पर 1 फरवरी से 10% इंपोर्ट टैक्स लागू होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 जून तक ग्रीनलैंड की संपूर्ण खरीद पर कोई समझौता नहीं हुआ तो इस टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रंप का मानना है कि इन देशों ने ग्रीनलैंड के मामले में दखल देकर अमेरिका के हितों को चोट पहुंचाई है। और आइए आपको बता दें कि दुनिया भर की जो बड़ी खबर है उस पर नजर डालेंगे। और सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिका ने उत्तर पश्चिमी सीरिया में एक सटीक सैन्य कार्रवाई में अलकायदा से जुड़े एक नेता बिलाल हसन अल जसीम को मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि अल जसीम एक अनुभवी आतंकवादी नेता था जो लंबे समय से हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में शामिल रहा था। सेंटकॉम के अनुसार उसका संबंध 13 दिसंबर को पलमायरा में अमेरिकी और सीरियाई कर्मियों पर हुए ISIS हमले से था। यूरोपीय संघ और दक्षिण अमेरिकी व्यापार समूह मैक्सोन ने अंसुनीसन के 25 वर्षों से अधिक वाली बातचीत के बाद ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के अनुसार इस समझौते से दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनेगा, जिसमें लगभग 70 करोड़ लोग और वैश्विक GDP का करीब 20% हिस्सा शामिल होगा। युगांडा के राष्ट्रपति चुनाव में युवेरी मुसेवेनी को भारी बहुमत से विजयी घोषित किया गया। चुनाव आयोग के अनुसार मुसेवेनी को लगभग 72% वोट मिले, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी बोबी वाइन को 24% वोट हासिल हुए। चुनाव हिंसा, इंटरनेट ब्लैकआउट और धांधली के आरोपों के बीच हुई। बोबी वाइन ने नतीजों को खारिज करते हुए विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में शनिवार देर रात एक बहुमंजिला शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं आग लगने के सटीक कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि आग पूरी तरह बुझाने के बाद जांच शुरू की जाएगी। और आइए बात कर लेते हैं कारोबार जगत की बिजनेस ब्रीफ में। और सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर आप कहीं निवेश करते हैं तो इसके लिए आपको एक रणनीति अपनाना बेहद ज़रूरी है, और इस निवेश की स्ट्रेटेजी क्या होगी वो आपको हम पहले से बता देते हैं। देखिए, जब भी आप निवेश करें तो उसके लिए पहले से अपना लक्ष्य आप ज़रूर तय कर लें। किसी भी निवेश को करने से पहले अपना लक्ष्य तय करें। साथ ही निवेश में रिटर्न और रिस्क का ध्यान रखें, इनका संतुलन बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा आप
एक ही जगह निवेश ना करें, वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन आप अपनाएं और अलग अलग सेक्टर्स में आप निवेश करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर रहेगा। और लंबी अवधि में यानी लॉन्ग टर्म में निवेश करना बेहतर माना जाता है, तो उसी हिसाब से आप निवेश करें। और निवेश से पहले कंपनी या फंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उसकी जानकारी ज़रूर ले लें, यानी उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की रही है, किस तरह का प्रदर्शन उसने किया है। और शुरुआत में बेहतर यही कि कम लागत वाले यानी जिनकी जो वैल्यू है वो कम है उनको आप चुनेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए ना सिर्फ स्ट्रेटेजी, बल्कि अक्सर हम देखते हैं जो निवेशकों से गलतियां होती हैं, उन गलतियों से आपको बचना होगा। यानी अगर बाजार आपको दिख रहा है गिर रहा है तो घबरा कर जो शेयर है वो ना बेचें, साथ ही पूरा पैसा एक शेयर में ना लगाएं। अक्सर इस तरह की गलतियां जो हैं वो निवेशक करते हैं, इससे आपको बचना होगा। बार बार खरीद फरोख्त ना करें। लगातार पोर्टफोलियो में हम देखते हैं रोजाना उसको कई बार देखा जाता है, किस तरीके के बदलाव उसमें कर सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण, अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार निवेश करें, यानी उधार लेकर आप निवेश ना करें। और आइए अब खबरें देखते हैं खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया की अगर बात की जाए तो दूसरे मैच में राजकोट में हारने के बाद घर में अपनी बादशाहत वापस पाने के इरादे से आज टीम उतरेगी। ब्लैक कैप्स ने पिछले मैच में शानदार जीत दर्ज की थी, जिससे तीसरे मुकाबले में दोनों टीम बराबरी पर हैं। जो भी टीम आज का मुकाबला जीतेगी सीरीज उसके नाम हो जाएगी। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली है। भारत ने शनिवार को खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 18 रन से हरा दिया। यह मैच बारिश से बाधित रहा। मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बारिश के चलते मुकाबले को 49 ओवर का ही किया गया। भारतीय टीम 48.4 ओवर में 238 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश की पारी के समय दोबारा बारिश हुई, जिसके चलते लक्ष्य को 29 ओवर में 165 कर दिया गया, जिसका पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम 146 रन पर सिमट गई। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं आपके राज्य, आपके शहर के मौसम के हाल पर। और इसी के साथ नया सवेरा में अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में आयोजित
ड्रोन महोत्सव की सुंदर तस्वीरें, जिसमें शानदार प्रकाश और संगीत ड्रोन शो ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो बिल्कुल इन शानदार तस्वीरों का आप लीजिए आनंद और हम दोनों के साथ ही पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।